डॉक्टर तो नाम सुना है उसका? फंगस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी बारिश होती है या फिर आप अंदर ब्रेड लेके आते हैं तो काली लगी होती है, वो दिन तक आपके जूते बाहर रखे हो तो उन पे फंगस आती है। 5-6 महीने आप फ्री करते ऊपर आपको मिली होती है। ये फंगस आपने लाइफ में देखी है? यस या नो? यस, देखी या नहीं देखी? यस, यस। तो ये चीजें आपने देखी है, डेली लाइफ में देखी, वही फंगस ऐसे है। अब वो शरीर पे क्यों इफेक्ट डालती है? जो फंगस जो लगती है उसको माइकोसिस नाम बोला गया है या मुकोमाइकोसिस बोलते हैं, उस फंगल का नाम। राइपस एक फंगस होती है, उससे होता है। तो इकोमेटिन एक फंगस होता है, उसका ये उस वर्ग की है, उस फैमिली की। तो ये फंगस क्या करती है? फंगस किसी पे भी लग सकती है, कोई भी, जैसे ब्रेड पे लग सकती है, जूतों पे लग सकती है। आपकी जैसे आप ये नहीं कहते स्किन पे पहले आपके लगती थी, आप कहते थे फंगल इन्फेक्शन हो गया। जिस जगह पसीना ज्यादा आता है, नमी ज्यादा रहती है, उस जगह आपके इन्फेक्शन हो, आप फंगल हो। वही फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? नाक में, आंख में, ब्रेन में होने का कारण क्या है? सा एक ही कारण है। जिन लोगों के हो रहा है, किन लोगों के हो रहा है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कौन कौन से लोगों को होता है। जिनको स्टीरॉइड दिया गया है, स्टीरॉइड के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से, सुना होगा आपने कि जो भी पेशेंट होता है, जो भी रेसलर होता है, जिसको भी इंस्टेंट कोई रिजल्ट लेना होता है तो उसको स्टीरॉइड दे दो। जो पेशेंट मरने वाला होता है या जिसको एनर्जी नहीं है उसको स्टीरॉइड दे दो। स्टीरॉइड वो चीजें हैं, वो हार्मोन है जो एकदम हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं? एक व्यक्ति को मतलब को ऐसी एनर्जी ना कि अच्छा है इस चीज का वो एक बार होते हैं, बाद में उसके ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों को स्टेरॉइड दिया गया है उनको सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का खतरा है। या फिर जिनको डायबिटीज है, शुगर है, शुगर वाले पेशेंट को क्या होता है कि अपना जैसे कोई भी चोट लग गई तो 2 से 3 दिन में अपना घाव नॉर्मल ठीक हो जाता है। बट उनका घाव ठीक नहीं होता, 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसी घाव को ठीक होने में, शुगर वाले पेशेंट को, क्योंकि उनका क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोटिंग टाइम है वो ज्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स को ये चीजें ज्यादा हो रही है। या फिर उनको जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर लीवर का ट्रांसप्लांट कराया है या फिर हार्ट में छल्ले यानी हार्ट में वाल्व डले हैं, उन लोगों को कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव दवा दीजिए। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब क्या है कि बॉडी का कांटा भी चुभ जाता है, तो अगर आप इम्यूनिटी कम नहीं करोगे ना, वो कांटा आपको दर्द देगा। और आप शरीर की इम्यूनिटी कम कर दो तो वो कांटे बॉडी सहन कर लेगी। मतलब बॉडी में होता है इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षण तंत्र। बॉडी अपने आप की खुद की रक्षा कर सकती है। तो होता क्या है, जब भी कोई बाहर की चीज में दी जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम कर दो, जिससे क्या है कि वो बाहर की चीज को एक्सेप्ट कर ले। तो किसी व्यक्ति की किडनी लगी है, किसी के हार्ट में छल्ले लगे हैं, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी ने और कोई चीज का ट्रांसप्लांट हुआ है, जिससे क्या करते हैं बॉडी की जो इम्यूनिटी उसको कम कर देते हैं। उसमें जो दवा दी जाती है उनका इम्यूनोसप्रेसिव दवा बोलते हैं उनको, इम्यूनिटी कम करने वाली, तो उनको फंगस का खतरा होता है। या फिर सबसे ज्यादा कोरोना का, क्योंकि कोरोना में जो दे जाती है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनको भी सबसे ज्यादा खतरा रहता है। या फिर ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके लगा देते हैं तो वो जो पाइप होती है उसकी बार बार सफाई नहीं की जाती, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है, तो उससे फंगस का खतरा हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो सीधी नाक में जाएगी, गले में जाएगी, तो उससे क्या है कि उसको भी आपको खतरा रहेगा। या फिर आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक हर बार लेते रहेंगे ना, होगे शरीर की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक क्या करती है? शरीर की इम्यूनिटी तो बढ़ा कम करती है। जैसे आपने अभी एंटीबायोटिक ले ली, नाम ही है एंटीबायोटिक, उल्टा ही काम करेगी। अभी एक बार जैसे आपको कोई भी ये लग गया टाइफाइड है, तो टाइफाइड के वायरस के लिए आपने एंटीबायोटिक खा ली, तो थोड़े दिनों के लिए तो आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी बढ़ा ली, उसके बाद फिर जीरो। तो ये चीजें हैं। लेग में रोड लग जाए, ये और भी चीजें हैं, ये सब की सब क्या चीजें आती है, ट्रांसप्लांट की चीजें आती है, तो इनमें भी इम्यूनोसप्रेसिव दवा दी जाती है, जिससे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, बाहर से कुछ भी चीज लगी तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये जितने भी मैंने कारण बताए ना, ये सब कारणों में आपको एक ही चीज लगती है कि इन सब लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, इनकी इम्यूनिटी कम की जाती है। और जहां भी इम्यूनिटी कम होगी उन्हीं लोगों को क्या रखेगा, ब्लैक फंगस का या काला फफूंद का खतरा नजर आएगा। तो जो लोगों इनमें के दायरे में नहीं आते उनको डरने की 1% भी जरूरत नहीं।
जो लोग इस दायरे में नहीं आते, अभी तक जितने भी चीजें बताई हैं उससे बाहर हैं, तो उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोरोना हुआ है, अभी प्रेम जी बता रहे थे, अगर आप बीमार हुए, आपने सर आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ ठीक है। हेलो हाँ ठीक है सर। सर, कॉल आ जाता है बीच में, फिर म्यूट हो जाता है। हाँ। अगर आपने कोई भी, जैसे आपकी डिजीज हो गई, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, कोई भी अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया, स्टेरॉइड नहीं लिए, इम्यूनिटी कम करने वाली एंटीबायोटिक्स नहीं ली, आपके इम्यून सिस्टम को कम नहीं किया गया, तो आपके बिल्कुल भी ब्लैक फंगस नहीं होगा, चाहे आप इस चीज को लिख के ले लें। क्यों? क्योंकि सब चीजें आपने कहीं ना कहीं, ये जितने भी पेशेंट हैं जो अभी तक के जो आंकड़े बताए हैं मैंने, ये WHO के जितने भी रिसर्च हो रही है उससे ये आंकड़े लेके बताए हैं। अब इनसे आप सीधा सीधा ये देखिए कि इफेक्ट किन लोगों पे पड़ रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब इन सर, आप- इसका मतलब बिल्कुल एलोपैथ दवा का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। कल परसों बाबा रामदेव ने भी ओपनली बोला था, और ये चीजें अपने अगर ओपनली बोलते हैं तो यूट्यूब अपने खिलाफ हो जाता है, और जितने भी डिजिटल मीडिया है, फेसबुक अपने खिलाफ जाता है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो आपके खिलाफ जाता है। मतलब आयुर्वेद के प्रति आप बोल दो कि आयुर्वेद अच्छा है, ये चीजें बुरी है, तो सब चीजें आपके खिलाफ में हो जाती है। पता नहीं क्यों। परसों बाबा रामदेव का 2 दिन पहले का एक उनके पास मैसेज आया हुआ था, न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो बता रहे थे रेमडेसिविर काम नहीं कर रही, पैरासिटामोल काम नहीं कर रही, हाइड्रोक्लोरोक्विन काम नहीं कर रही, मास्क काम नहीं कर रहा। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट जो वेव आई थी उसके अंदर मास्क का आया था कि मास्क काम कर रहा है, कर रहा है। थोड़े दिनों बाद खुद ही न्यूज आई थी कोरोना में मास्क काम नहीं कर रहा। आपने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। सेकंड बार ये आई जो उस टाइम पे हाइड्रोक्लोरोक्विन एक टेबलेट चलती थी जो मलेरिया में काम आती है। हम्म। तो वो चीजें इस रो में मना कर दिया, इस वे में कि हाइड्रोक्लोरोक्विन उपयोगी नहीं है। उस टाइम पे आपने देखा होगा, अमेरिका भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है कि भारत से दे दो, दे दो, दे दो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें काम ही नहीं करती। अभी थोड़े दिनों पहले रेमडेसिविर जो इंजेक्शन 800 रुपए का आता है, वो 15-15, 20-20, 25-30 हजार तक बिक रहा था। उसके बाद लोगों ने पैसा कमा लिया, अब कह रहे हैं वो इंजेक्शन काम ही नहीं कर रहा, स्टेरॉइड काम ही नहीं कर रही, एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। तो भाई साहब, ट्रीटमेंट कर किसका रहे हो ये बता दो। अब बाबा रामदेव ने तो बस इतना सा क्वेश्चन किया था उनसे कि ये चीजें काम नहीं कर रही और कर रही हैं तो प्रूफ दे दो। और आयुर्वेद का हम प्रूफ देते हैं। महासुदर्शन क्वाथ काम कर रहा है, गिलोय काम कर रही है, अश्वगंधा काम कर रही है, तुलसी काम कर रही है, काली मिर्च काम कर रही है, कुरकुमीन यानी हल्दी काम कर रही है। तो और क्या क्या प्रूफ दे, हर चीज का प्रूफ देते हैं, हर चीज के आंकड़े बना के देते हैं। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे इस बात। आपको समझाना होगा ये चीजें लोगों को। वो वीडियो ले, वो चीजें दिखाओ। अगर कर रही है एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई, तो आप प्रूफ दे दो, एक भी प्रूफ। ये बात लोगों से पूछो। आप फील्ड में जब भी जाते हो, कोई आपको कहता नहीं मैंने तो ये दवाई ले रखी, अरे पूछो ना। कहते हैं मैंने जिंक ले रखी है, जिंक खाता हूँ। अरे जिंक थोड़ा सा दूध पी लेगा, थोड़ी सी अश्वगंधा की टेबलेट खा लेगा, मिल गया जिंक। मैं तो विटामिन के कैप्सूल लेता हूँ। अरे काय के विटामिन के कैप्सूल लेता है, विटामिन C के कैप्सूल लेता हूँ, सुपर बेरी लेना, नींबू पानी लेना। बोले मैं विटामिन बी लेता हूँ। अरे काय का विटामिन बी, विटामिन बी के लिए आप ये अपना व्हीट ग्रास जूस लेना, जो नेचुरल विटामिन मिल रही है। विटामिन डी लेता हूँ, क्या लेता है विटामिन डी में, देखो उसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी चूने से बनी हुई कैल्शियम ले रहा हूँ। अरे क्यों चूना खा रहा है? एलेक्स में हम आपको नेचुरल कैल्शियम दे रहे हैं, जिसके अंदर परवाल पिष्टी है, गोदंती वसम है, सिंगाड़ा है, वंशलोचन है। नेचुरल चीजें हैं जो शरीर में जाती हैं, न तो बोन्स को गलाती, पॉजिटिव बेनिफिट दिखाती है, न स्टोन बनाती। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, और कहीं ना कहीं डेली अपनी इम्यूनिटी कम करते जा रहे हैं। तो सर एंटी तो एलर्जी, सर ऐसे क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, बीच में ऐसे क्वेश्चन न पूछें। हाँ लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट दूंगा, जो बीच में आप बीच बीच में ऐसे चीजों को लिख के डिस्टर्ब करो, क्योंकि मैं हर जो भी आप चैट में लिखते हैं वो मैं 100% पढ़ता हूँ। तो पिछली बार आपने 5-7 मिनट पहले भी लिखा था, इसलिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया, वो एक बार आपने लिख दिया हुआ। ऐसी चीजें मैं आपको मीटिंग के बाद बिल्कुल आपके 10 मिनट जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके आंसर दूंगा। यस। तो अभी जितने भी जो आपने जितने भी चीजें बताई, जितने भी मैंने आपको बातें बताई, उनमें आपको सीधा सीधा एक इफेक्ट आ रहा है कि इम्यूनिटी कम हो रही है। और मैं आपको अभी ढूंढने से मिल तो जाएगी शायद, एक बुक दिखाऊंगा जिस बुक में ब्लैक फंगस के बारे में, या जो म्यूकर माइकोसिस है इसके बारे में, एक लेखक ने, एक राइटर ने
आज से 6 या 7 साल पहले बता दिया था कि आने वाले 7 से 8 साल में इंडिया में ये डिजीज आएगी। रीजन क्या बताया था उन्होंने? डायबिटीज के कारण, शुगर के कारण ये डिजीज आएगी, क्योंकि बार बार जो इंसुलिन ले रहे हैं उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट है। तो उसका भी मैं आपको बारे दिखाऊंगा कभी। तो ये जितनी भी चीजें जो अभी मैंने बताई है मंगल ब्लैक फंगस के बारे में आपको, ये ज्यादातर इम्यूनिटी के कारण हो रही है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन लोगों के कारण हो रही है। तो अब आपको क्या करना है? इम्यूनिटी बढ़ानी है और अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। सिम्टम क्या है ब्लैक फंगस के? लक्षण क्या है इसके? क्या तो आपके नाक से पानी आएगा या नाक में प्रॉब्लम होगी, या फिर आंखों से आपको दिखना कम हो जाएगा, या आंखों की प्रॉब्लम होगी, या फिर ब्रेन। जैसे ये कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया से फैलता है ना, तो 2 से 3 दिन तक ये नाक में रहेगा, उसके बाद आंखों में जाएगा, फिर सर में जाएगा। ऐसे करके इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन होता है। तो नाक में जाने से बचाने के लिए आपको क्या करना है? अब इसके बचाव बता देता हूँ। लक्षण इसके 3 ही हैं। क्या तो आपके यहाँ ब्लैक स्पॉट नजर आने लग जाएंगे चेहरे पे, 2-3 दिन में ही नजर आने लग जाएंगी। नाक में प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, ऐसा कुछ लगेगा कि नाक में कुछ लग रहा है, और फिर 2 से 3 दिन ये प्रॉब्लम होने के बाद फिर आंखों में जाएगा। तो उन लोगों को क्या करना है? सबसे पहले भाप देनी है। गर्म पानी का टब लीजिए, उसमें 3 से 4 बूंद तुलसी की डालिए, कुकर लीजिए और उसको रखिए। अगर आपके पास भाप का यंत्र है तो अच्छी बात है, वेपोराइजेशन है या वेपोराइजर है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास वेपोराइजर नहीं है तो फिर आप कुकर लीजिए, उसमें तुलसी के 5 से 7 ड्रॉप डालिए और उससे भाप लीजिए गरम-गरम। तो जिससे क्या है कि आप तुलसी की भाप ले पाएँगे। तो 5 से 7 मिनट आपको भाप लेनी है, सुबह-शाम दोनों टाइम। तुलसी की 5 से 7 ड्रॉप उस चीज़ में डालें, जिससे क्या आपको ब्लैक फंगस का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। या जो भी पेशेंट्स जिन भी पेशेंट्स को मैंने बताई है, इन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको हो सकता है, तो उन लोगों को ये काम सावधानी के लिए पहले से करना है। उसके साथ-साथ आप क्या करवा सकते हो? नमक और फिटकरी। फिटकरी को जानते हो? बिहार में फिटकरी को क्या कहते हैं? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? फिटकरी ही फिट बोलते हैं सर। फिटकरी बोलते हैं क्या सर? हम्म। तो फिटकरी और सेंधा नमक, अपना रॉक साल्ट आता है, दोनों को घोलो और जहाँ-जहाँ भी जिन चीज़ों की सफाई कर सके उनकी सफाई करें। हो सकता है आपके बर्तन हैं तो बर्तन की सफाई आप कर सकते हैं फिटकरी और सेंधा नमक से, गरारे कर सकते हैं आप उससे, किसी चीज़ को धो सकते हैं, मटकी में डाल सकते हैं ये चीज़ें। तो ज़्यादातर जो जो चीज़ें यूज़ करने के लिए इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए। इनके गरारे कर सकते हो आप, सुबह-शाम दोनों टाइम फिटकरी और सेंधा नमक के आप गरारे करें। तो ये चीज़ें हो गई आपकी सावधानी के लिए। गरारे करें, तुलसी के ड्रॉप डालें पानी में और उसका वेपोराइज़र करें यानी भाप लें। अगर आपके पास वेपोराइज़र नहीं है, तो आप कुकर में डाल सकते हैं, उसमें कपड़े को ढक के। अगर आपके पास कुकर भी नहीं है, तो आप बर्तन में डालिए, टोपियों में डालिए, भगोने में डालिए, गैस पे रखिए या चूल्हे पे रखिए और उसके कंबल ओढ़ लीजिए चारों तरफ से, तो वो गर्म होता रहेगा और उसमें भाप आती रहेगी। तो आप ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वेपोराइज़र हो तो ही आप भाप लेंगे, नहीं। वो नहीं है, आप कुकर भी नहीं है तो आप भगोना लीजिए, भगोना भी नहीं तो आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर नाक लगा लीजिए, नीचे से उसमें पानी भर लो उसमें आधा और फिर उसको ढक दीजिए बहुत टाइम तक और फिर उसको पहले गरम-गरम उसमें भाप आएगी। तो उससे आप भाप लें सुबह-शाम दोनों टाइम। जिससे क्या होगा कि जिनकी भी इम्यूनिटी कम होगी, जिनमें भी ये फंगस नाक में लगेगी, तो उसमें क्या है कि सफाई हो जाएगी, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। पानी में तुलसी के साथ-साथ आप फिटकरी और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें तो होगी सावधानी बरतने के लिए। अब प्रोडक्ट क्या-क्या दें लोगों को पहले से कि जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे रिसर्च पढ़ लेना, ये मीटिंग मैंने जैसे अभी 7-8 दिन पहले ली थी, कोई मीटिंग हो रही थी उससे, उसी दिन मैं आपसे बात कर रहा था उससे 2-3 बार कि हम मीटिंग लेंगे, तो 4-5 दिन पहले ही अपने मीटिंग ले लेते हैं इस चीज़ की। आने वाले टाइम में इसका बहुत साइड इफेक्ट लोग दिखाएँगे, बहुत चीज़ों के बारे में दिखाएँगे, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका रीज़न निकल के यही आएगा। बस जिनकी इम्यूनिटी कम थी, सेम कोरोना में भी मैंने 21 मार्च 2020 को, मतलब आज से 1 साल पहले जब इंडिया में लॉकडाउन लगा भी नहीं था, उस टाइम पे मैं एक मीटिंग ले रहा था, उसमें मैंने 20 से 25 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बनाई थी सिर्फ। उसमें मैंने सीधा-सीधा बोला था कि तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, जब हमारे पास महासुदर्शन क्वाथ अवेलेबल नहीं था, ये 3 अगर चीज़ें लेते हो तो आप किसी भी वायरस से बच सकते हो। और ये तीनों चीज़ जो व्यक्ति रेगुलर ले रहा था, ईमानदारी पूर्वक, उसको कोरोना नहीं हुआ, उसको कुछ छुआ भी नहीं, उसके इफेक्ट तक भी नहीं आए। बट बहुत से लोग अपने में से हैं जो नहीं लेते, कहते हैं बस कि सर तुलसी भी लेनी चाहिए, अश्वगंधा भी लेना चाहिए, गिलोय भी लेना चाहिए और बहुत से लोग अपने में से ही नहीं लेते। ईमानदारी पूर्वक बता दो कौन-कौन नहीं लेता है? सच-सच, मतलब जहाँ भी बैठे हो मैं आपको कसम नहीं दे सकता
बाकी ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे 148 के उसको यस या नो, कौन कौन यूज नहीं करता। सच्ची सच्ची अश्वगंधा और अश्वगंधा, पवन गिलोय है। और तुलसी और महासुदर्शन, चारों चीजें कौन कौन यूज नहीं कर रहा फिलहाल। सच्ची सच्ची बताना है, देखो यस नहीं लिखना है, बिजनेस वॉल्यूम पे बिल भी देख सकते हैं, पारस जी जानते हैं आपको, पिछले 3 महीने की आपकी बिलिंग देखेंगे, उसमें अगर इन चारों चीजों की लेते हैं पर कभी कभी भूल जाते हैं। रेगुलर, ये नहीं है आज ले ली फिर कल नहीं ली परसों नहीं, रेगुलर की बात कर रहा हूँ। ओनली सम टाइम, हाँ यही शिकायत है मैक्सिमम लोगों की, ये प्रॉब्लम मेरी खुद की ये प्रॉब्लम है। आज ले ली फिर, क्योंकि आज थोड़ा सा गले में ये लगा कि यार गले में प्रॉब्लम है, तो आज महासुदर्शन ले लिया, गिलोय ले ली, कल थोड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी तो नहीं ली, परसों हल्की सी लगी तो ले ली। मतलब जब प्रॉब्लम लगती है तब लेते हैं, अमूमन नहीं लेते, 90% लोग नहीं लेते। इस सीजन में रेगुलर यूज करनी है आपको तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और महासुदर्शन। कभी कभी, बस वो कभी कभी के कारण ही क्या अपने को प्रॉब्लम आती है। बाकी इन चीजों को जो ले रहा है उसको आप इफेक्ट देख रहे होंगे। आज मेरी जिस सोसाइटी में अभी मैं रह रहा हूँ उसमें ज्यादातर लोग पॉजिटिव आ रखे हैं, और ज्यादातर पेशेंट्स को मैं एलेक्स का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अपना। तो उन लोगों में क्या है, उनके साथ रहता हूँ, उनको देखा भी है, उनसे मिले भी है, वो बुखार तक भी नहीं है। इस चीज में ये वाली बात नहीं कि हमें घमंड करना चाहिए, लेकिन प्राउड फील होता है कभी कभार कि हमें बुखार तक नहीं आई। और ऐसा डॉक्टर साहब पहले कहते थे, संदीप सर हमेशा ये कहते थे कि जो इस इंडस्ट्री में आता है ना उसको बुखार नहीं आएगी, और पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ था। इन 2 सीजन में हमारे बुखार तक भी नहीं आ रही। उसका रीजन ये है क्योंकि जितनी भी हरस बनती है तो वो आपने देखा होगा इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो पानी निकलता है, भाप निकलती है, पानी को उबालते ही तो है, तो वो पानी की भाप होती है, तो वो क्या है, सैनिटाइजर हो जाता है एक तरह से व्यक्ति भाप से, सांस भी अंदर लेता है उस चीजों का, हरस भी अंदर जाती है, जिससे क्या है कि रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आप ये चीजें जरूर यूज करें, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और महासुदर्शन। तुलसी की भाप भी लें, ये चीजें परिवार को बचाने वाली चीज है, पूरे परिवार को दे, अकेले नहीं। सुबह चाय देते उसकी जगह एक एक कप महासुदर्शन की दे दिया करो। जरूरी क्या सुबह पहले चाय देना उठते ही, अब चलो चाय दे दी, दोपहर में ले लिया करो, एक एक कप एक एक बार पूरे परिवार को आपको देनी। तो ये तो रेगुलर कर लो। गिलोय को आप क्या करो, पानी में घोल लो, चाय बनाओ, उसमें 1 गिलोय की टेबलेट डालो। तो ऐसे आपकी गिलोय इतना टेस्ट भी बेकार नहीं है, मतलब ग्रीन टी जैसा तो टेस्ट आ सकता है। जो वो डाल के जो ग्रीन टी पीते थे ना, अपने वाली ग्रीन टी की बात नहीं करो, अपनी तो टेस्टी है, मीठी भी लगती है, खट्टी भी लगती है, लेमन भी है उसमें, स्टीविया भी है, तो खट्टा मीठा जो एक वो डाल के नहीं पीते ऐसे ही, किसी प्रॉपर ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट उसमें घास ही तो होता है ग्रीन टी का, तो उससे तो अच्छा गिलोय का स्वाद आएगा अपनी का, चाहे आप चेक कर लेना दोनों। तो आप वो यूज करें। इसके अलावा ब्लैक फंगस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं आप, सबसे अच्छा इसमें रहेगा नीम। नीम टेबलेट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आप लिख ले सकते हैं। नीम टेबलेट सुबह शाम और इवनिंग में 3 टाइम देनी है, एक एक टेबलेट सुबह, दोपहर और शाम। नीम टेबलेट का बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, द विलेज फार्मेसी बोला गया है। और गांव में जब भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है नीम का। स्किन के ऊपर भी अगर आपके कुछ भी होता है तो नीम, एलोवेरा, सबसे ज्यादा फेस वॉश, हैंड वॉश, ये सब चीजें इनकी 2 की चीजें की मिलकर बनी होती है। तो नीम और एलोवेरा ये दोनों यूज करें। नीम की एक एक टेबलेट यूज करें सुबह शाम, एलोवेरा 20-20 ml सुबह शाम लें। इसके साथ साथ आप यूज करें कुरकुमिन पाउडर टेबलेट, एक एक टेबलेट सुबह शाम, तुलसी ड्रॉप 5 से 7 ड्रॉप पर डे की। तो ऐसे करके ये 4 प्रोडक्ट ये हो गए। बाकी नाक में डालने के लिए आप अणु तेल, सरसों का तेल या गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। तो ये चीज आप नाक में डालने के लिए यूज करें। सुबह जब भी आप जाएं तो चाहे नारियल का तेल लगा रहे हैं तो उसको नाकों में डाल लें, कान में डाल लें थोड़ा, एक एक ड्रॉप, तो जिससे क्या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखेगा। तो ये चीजें कोई भी आदमी कर रहा है तो उसको ब्लैक फंगस का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ब्लैक फंगस के बारे में आप सब जान चुके होंगे, और अब ऐसे पेशेंट आप ट्रीट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट अगर आपने नहीं लिखे हैं तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट सबसे पहले सेंधा नमक, फिटकरी, नीम की 1 टेबलेट और कुरकुमिन की 1 टेबलेट। इनको अगर पीस के पानी में करके और एक एक गिलास तैयार कर दो सब घर वालों के लिए, लोग उठते ही इसके गरारे करो। हो गया गरारे, सब पूरी फैमिली के गरारे हो जाएंगे। एक नीम की टेबलेट डाल लो, एक कुरकुमिन की डाल लो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो और चुटकी भर उसमें फिटकरी डाल दो। उससे पानी को गर्म करो और सबके घर वालों के सबके गरारे करवा दो। हो सकता है फंगल इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। डेली नहीं कर सकते तो 3-4 दिन में, 5 दिन में, वीक में एक बार जरूर करें, क्योंकि इन्फेक्शन फंगल कभी ग्रोथ करेगी,
महीने 2 महीने 5 महीने में आप किसी चीज की सफाई नहीं करोगे तब आपकी ग्रोथ करेगी, इतने नहीं अगर करेगी। अगर ये फंगल इन्फेक्शन जो हाँ है ब्लैक फंगस, अगर ये ग्रोथ कर जाए तो क्या हो सकता है सर? सर, ग्रोथ होने का वही है कि सबसे पहले नाक में जाएगी, वहाँ इफेक्ट करेगी, उसके बाद आँखों पे इफेक्ट करेगी, आँखों से फिर ब्रेन पे इफेक्ट करेगी, ब्रेन में जब इफेक्ट कर देती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर उस टाइम पे इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट लोगे, तो इन चीज़ों में आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। मिलेगा, बट बहुत कम मिलेगा। तो आप अगर नाक और आँख में है, इन दोनों चीज़ों में है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा आयुर्वेद से, आप रोक सकते हैं। नाक में है, तो 100 से भी 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि नाक से तो आप निकाल सकते हो फंगस। और नहीं हो, उसके लिए तो आपको 1000% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पहले से आपने गाय का घी डाल लिया, नीम टेबलेट आप इसके गरारे कर लिए, तो आपको होगा ही नहीं। तो इसके साइड इफेक्ट यही है, ब्रेन हेमरेज तक जा सकता है। अच्छा। आप अगर ये पेशेंट की फोटो आती होगी, देखते भी होंगे, इस साइड का दिखाते हैं, एक साइड का जिन्होंने एकदम ब्लैक हो रखा है कि ये ब्लैक फंगस है, आँखों में दिखाई देती है। ऐसी बहुत सी फोटोएँ हैं जो आती रहती हैं आपके पास व्हाट्सएप पे। ये चीज़ें हैं। यस यस, बीमारी को पहचानना भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सर, डायग्नोस निदान आपने सबसे कर दिया, तो पहले निदान करो ये चीज़ क्यों हो रही है, फिर उसका निदान परिवर्तन करो। मैं तो सिर्फ इतना सा पेशेंट को ट्रीटमेंट देता हूँ और इतना ही समझाता हूँ आपको। ज़्यादा इसके बारे में नहीं, क्यों हो रही है, किन लोगों को हो रही है। सारे लोगों को बता दिए, थायराइड जिनको शुगर हो रही है उनको हो रही है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया उनको हो रही है, जिन्होंने इम्यूनोसप्रेसिव दवा ली, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट उनको हो रही है। कोरोना के कारण जिनके पेशेंट ने स्टेरॉइड लिए हैं या एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है उनको हो रही है, या फिर जो ऑक्सीजन पे थे उनको हो रही है। इन्हीं पेशेंट्स को हो रही है, इसके अलावा किसी को हो भी नहीं रही। तो इन पेशेंट को क्यों हो रही है, अब इनके आंकड़े देखो, सारे के सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इम्यूनिटी लो के कारण हो रही है, तो आप इम्यूनिटी हाई करवा दो। जो भी ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये शुगर वाले पेशेंट को भी अच्छा रिजल्ट देगा। नीम शुगर को कम करेगा, कुरकुमिन शुगर को कम करेगा, तुलसी शुगर को कम करेगी, नीम, कुरकुमिन, एलोवेरा शु शुगर लेवल को कम करेगा, तो चारों प्रोडक्ट शुगर लेवल को भी कम करेंगे। तो शुगर वाले पेशेंट को आप इज़िली दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक ही मात्र उपाय है, आयुर्वेद को हमेशा अपनाए रखें। स्टेरॉइड वाले आज जितना हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोरोना का है चाहे कोई, स्टेरॉइड तो उसमें मिलता ही है। सर एलोपैथी में होता क्या था? आप मेरे को एक बात बताओ, एक इंजेक्शन आता था, पहले एक पैरासिटामोल की टेबलेट आती थी। पहले आप 250 एमजी लेते थे, फिर आपने 400 शुरू की, फिर आप 500 शुरू की, अब आप डोलो 650 एमजी माँगते हो और इंजेक्शन लगाते हो मोनोसेट 1 ग्राम या 1.2 ग्राम। जो चीज़ 500 एमजी थी उसको बढ़ा के आपने 1.2 ग्राम तक ले गए। कितने की ले जाओगे भाई साहब? कोई ये पूछे जिसको दे रहे हो, जो एलोपैथी वाले दे रहे हैं, उनसे एक सीधा-सा क्वेश्चन है, कितनी की ले जाओगे? पहले ये करते थे 250 एमजी डोज़ भी खतरनाक होती है और आप चेक करके देख लेना, फैक्ट है ये चीज़ें। कोई व्यक्ति सर दर्द की सेरिडोन की टेबलेट खा रहा है, मान लो, कोई 15 दिन खाएगा, आराम मिलेगा। 15 दिन से फिर 15 दिन खाएगा, ये कहेगा हल्का आराम मिल रहा है। फिर 3 महीने खा लेगा, बिल्कुल आराम ही नहीं मिलेगा, फिर उसकी डोज़ बढ़ा दो या एक के साथ 2 टेबलेट दे दो। अब सेरिडोन दे रहे थे, उसके साथ डाइक्लोफेन की एक और दे दी, तो 2 पेन किलर एक साथ चला दी। लोग सोचते हैं कि अलग-अलग हैं ये दोनों, अलग-अलग नहीं है, डोज़ बढ़ा दी। 500 एमजी उससे मिल रही है, 500 उससे मिल रही है, हो गई 1 ग्राम। तो ये फंडा है। जब भी आप कभी बीमार हो, आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लें। हाँ, सर्जरी में एलोपैथी बेस है। सर्जरी आपको करवानी है, तो उसमें आप सहायता कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लगना है, अब आपको चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। क्योंकि उसमें भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, हेड जोड़ का यूज़ कर सकते थे, बहुत चीज़ों का यूज़ कर सकते थे। बट आजकल क्या है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ और चीज़ें नहीं जो है वो अ, मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि ठीक है, आपने सर्जरी करवा ली, उसके बाद का ट्रीटमेंट आयुर्वेद का लें, पोस्ट जो ट्रीटमेंट है, कुरकुमिन लें, आयुर्वेद लें, तुलसी लें, प्रोलेक्स लें, ये चीज़ें हैं, बाद में उसी व्यक्ति को यूज़ करनी चाहिए। और इन चीज़ों का आप यूज़ देखो, एक बार करके देखो, रिज़ल्ट कितना बेहतरीन अच्छा मिलता है। हर चीज़ का पॉज़िटिव रिज़ल्ट है यहाँ, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अब लियोसेफ के ऊपर पीछे कंटेंट लिखे हुए हैं, माँ सुदर्शन की मान लेते हैं चलो। माँ सुदर्शन के पीछे 52 जड़ी-बूटियों या 54 जड़ी-बूटियों के नाम लिखे हुए हैं। एक-एक जड़ी-बूटियों का आज बैठो गूगल पे डालो, एक जड़ी-बूटी के 10 फायदे मिलेंगे कि इसके लिए लीवर में ये काम करेगी, उसमें ये काम करेगी, उसमें ये काम करेगी। तो ऐसा करके उस चीज़ के 10 फायदे मिलेंगे। ऐसी 540 चीज़ें हैं। एक के 10 मिले तो लगभग 500 फायदे तो हो गए एक चीज़ के। अब बॉडी में कितने ग्रो होंगे और अब उसमें त्रिफला है, तो त्रिफला के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ये आँखों के लिए भी अच्छा रिजल्ट देता है, आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। तो उसमें त्रिकटु है, ये सांस के लिए भी अच्छा रहता है। तो ऐसे करके आपको टोटल डिज़ीज़ के बारे में मिल जाएगा उसमें, और कितनी बीमारियाँ होंगी। तो ऐसे करके आपको जब भी अपनाना है, तो आयुर्वेद को अपनाना है।
जब जब आप आयुर्वेद को अपनाओगे तो आप स्वस्थ ही रहोगे। और मैं 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने आयुर्वेद अपनाया वो हमेशा स्वस्थ ही रहे। तो क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ऐसे ही ब्लैक फंगस का जो बताया उसमें भी ब्लैक फंगस वालों को क्या पहले से ही बचाव करना है अपने। होने के बाद क्या बचाव करोगे? होने के बाद तो कुछ नहीं कर पाओगे, किसी चीज में नहीं कर पाओगे। पहले जितना किया जाए वो अच्छा है। तो बॉडी को पहले से इतना एक्टिव कर लो कि आपको कोई भी चीजें रोग ना हो पाए। अब ब्लैक फंगस के बारे में आपको 5 मिनट देता हूँ। 8 बज गए, 8:05 तक आप जितने भी ब्लैक फंगस के क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लोगों की सबसे बड़ी बीमारी तो यही है ना कि जब हो जाता है तब ट्रीटमेंट करना चालू करता है। कुछ हो जाएगा तब हॉस्पिटल भागेंगे कि सर अब ट्रीटमेंट ले लें। अरे तब नहीं लेना, तब तो जो होना था वो हो गया। उसके बाद तो डोज बढ़ा दो बस जो पहले ले रहे थे। हाँ, पहले ही चीजें लेनी चाहिए। आज तो अगर वीक फटाफट दोस्तों ब्लैक फंगस के बारे आप अपना पूछिए जो भी क्वेश्चन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ दोस्तों, पहले से आप लेना चालू करें। और अभी आपके पास कोई किसी तरह का अगर है पहचान क्या है इसका बताए तो आंखों के। आप मिश्रा जी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं लग रहा है। या फिर आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे, नाक में ब्लैक ब्लैक फंगस टाइप का ऐसा लगेगा, नाक में कुछ जलन होगी, पेन होगा, नाक ज्यादा बहेगी। ये वाली स्टार्टिंग के जो लक्षण है। आंखों में भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल आंखें भी दिख सकती हैं, आंखों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसमें आई ड्रॉप भी यूज करते हैं, अपने नेत्र शक्ति का ड्रॉप करें अगर आपको में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो उस समय अच्छा हम्म। रिजल्ट मिलेगा। तो आज हमारे बीच में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, अभी